वेलकम टू लर्न फॉर एग्जाम। माय नेम इज नागेश और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट पजल। पजल बहुत इंपॉर्टेंट है एमबीए सीईटी के लिए। अगर आप देखोगे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने बात किया है कि पजल में से कौन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे एमबीए सीईटी के अंदर। तो अगर आप देखोगे तो 25 क्वेश्चन तो बेयर मिनिमम आपके एमबीए सीईटी के अंदर पजल के ऊपर आते हैं। 25 क्वेश्चन मतलब कम से कम 4 से 5 सेट आपको बनाने होंगे, तभी जाके ये आपका एमबीए सीईटी के अंदर पजल में सेक्शन जो है वो काफी इंप्रूव हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे कि एक मास्टर क्लास हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है जिसके अंदर हम पजल्स को डिस्कस करेंगे। अभी भी हमारे पास 2.5 मंथ का टाइम है टू प्रिपेयर फॉर एमबीए सीईटी और मैं ये सारे के सारे पीवाईक्यू लेकर आया हूँ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर एमबीए सीईटी। रियल लेवल क्वेश्चंस है, इसमें कोई भी एडिशन नहीं है, कुछ भी ऐसा मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। सब कुछ जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर ही मैंने बेस्ड रखा है। तो इस वीडियो में हम डिटेल बात करेंगे। मैं आपको एक टाइमर भी दूंगा जिसे क्या है 10 मिनट के अंदर आपको सबसे पहले पजल को खुद से सॉल्व करना है और ये 10 मिनट तक वीडियो चलता ही रहेगा। एंड उसके अंदर अगर आपको मैं कुछ कुछ बीच बीच में पॉइंट्स बोलता भी रहूंगा, चाहे तो आप उसको यानी कि म्यूट करके भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप बस पेन पेपर लेके बैठो एंड इस पजल को सॉल्व करो। 10 मिनट का आपके पास समय मैंने दिया है एंड 10 मिनट के अंदर जो है आपको इस पजल को बनाना है, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके साथ ही अगर आपका कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग एमबीए सीईटी हो, रिगार्डिंग कोई भी आपको फॉर्म फिलिंग में दिक्कत है, ऐसा आपको असिस्टेंस चाहिए, लास्ट मिनट क्वेरी है, या आपको कोई भी डाउट आता है सर मुझे कॉलेज चूज करने में समझ में नहीं आता है, तो हमारे पास काउंसलर है, वो आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। हमारी टीम काफी एक्सपीरियंस्ड है, तो वो आपको अच्छे से बताएंगे कि कैसे आपको कॉलेज के अंदर अगर एंटर करना है तो कौन सा कॉलेज आपके लिए सूटेबल है। तो सब कुछ आपको हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करेंगे। सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि सर हमें ये हमारा पर्टिकुलर डाउट है, तो वो आपको डाउट सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिए कि कोई भी डाउट आता है तो सिंपल आप यहाँ रीच आउट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप उनसे पूछ सकते हैं अबाउट योर एग्जाम बोलो या कोई भी आपको प्रीवियस पेपर चाहिए, कुछ भी अगर आपको चाहिए सिंपली आप हमें व्हाट्सअप करिए, हमारी टीम आपके साथ डेफिनेटली साथ में खड़ी रहेगी, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट पजल। तो अभी हम टाइमर स्टार्ट कर देते हैं एंड हम देखते हैं कि कितने बच्चे इसको 10 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को बना पाते हैं। एंड ये आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। तो मैंने कंप्लीटली 10 मिनट्स आपके लिए यहाँ पे रखा है एंड ये 10 मिनट्स तक टाइमर चलेगा। आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करिए। ध्यान दीजिए कि आप इसे कैसे बना सकते हैं। ये मैं टाइमर को यहाँ नीचे रख देता हूँ। क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, यही एग्जैक्ट सेम लेवल आता है एमबीए सीईटी के अंदर। और मेरा कोशिश यही होने वाला है कि एमबीए सीईटी का जितना भी पजल्स आते हैं उस पजल को आप काफ़ी अच्छी तरीके से बना पाओगे। एंड उसके साथ ही आपको पजल में कोई भी कैसा भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए ये एक केक वॉक जैसा लगना चाहिए। तो इसीलिए ये जो है आपके लिए मैं आपके सामने यहाँ पे लेकर आया हूँ। सो स्टार्ट करिए, इसको पहले सॉल्व करिए, देखिए समझिए क्या है करके। ओके आपका 1 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, अभी भी आपके पास 9 मिनट का समय है। स्किप मत करिए, बिकॉज क्या होता है अगर आप इसको स्किप करोगे तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी कि कैसे हमें सॉल्व करना है करके। पेन पेपर लेके बैठो, आराम से सॉल्व करो, ठीक है। पढ़ो, देखो क्या दिया है एंड आपके पास 10 मिनट का समय है। अभी आप एज अ बिगिनर हो तो आपके लिए 10 मिनट एक मोर देन सफिशिएंट टाइमिंग होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। धीरे धीरे आगे लेवल बढ़ता जाएगा। मैं जितने भी पॉसिबल लेवल है वो सभी लेवल आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो अभी हमारे पास लगभग लगभग 2.5 मंथ का टाइम बचा है। फरवरी हमारे पास पूरा बचा है, मार्च हमारे पास बचा है एंड अप्रैल के भी हमारे पास 10 डेज यहाँ पे रिमेनिंग है, ठीक है। तो इसीलिए मेरा क्या फोकस है यहाँ पे कि इन बचे हुए 2.5 मंथ के अंदर अगर हम डेली का 2 पजल भी बनाते हैं तो एंड ऑफ द डे आपको एक अच्छा लेवल अंडरस्टैंड हो जाएगा एंड काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे जो आपके एमबीए सीईटी में आपको हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। सो सॉल्व करिए, देखो यहाँ पे अभी आपका 2 मिनट हो चुका है, अभी भी आपके पास 7 मिनट का टाइम है। क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, क्या दिया है क्या नहीं है मैं आपको एक्सप्लेन करता ही हूँ। आपका यहाँ यही चीज़ होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे करके, ठीक है। स्किप मत करिए, या तो डायरेक्टली आप ऐसे जंप नहीं करो जहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ करके, पहले आप खुद से बनाओ। आप जब तक खुद से नहीं बनाओगे आपको क्वेश्चन नहीं आएगा।
तो इसीलिए मेरा आपसे कहना यही है कि पजल जो है एक तो 25 नंबर का आता है MBA CET में, तो उसके साथ अगर आप पजल को छोड़ोगे, अगर आपका कहना है कि सर हमें पजल नहीं बनाना है, हम कोशिश करते हैं कि हम पजल को स्किप करें, तो स्किप करोगे तो आपको टॉप 10 कॉलेज नहीं मिलेगा, तो इसीलिए पजल बनाना बहुत ज़रूरी है। चलो जल्दी से बनाओ, आपके पास अभी भी 7 मिनट का समय बचा है, जल्दी बनाओ फास्ट। हर एक सेट के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, ये टाइमर आपके सामने चलेगा, जल्दी बनाओ। 3 मिनट आपके हो चुके हैं। देखते हैं आप में से कितने बच्चे बना पाते हैं, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका क्वेश्चन बना है विद इन 10 मिनट। फास्ट, पॉज मत करो, टाइमर को चलते रहो। जल्दी बनाओ। अभी भी आपके पास 5 मिनट खत्म हो चुके हैं। चार मिनट खत्म हुए। जल्दी से बनाओ, देखो बनता है क्या। इजी क्वेश्चन है, इतना टफ है नहीं, बहुत ही आसान सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको बना पाओगे करके। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। अब मेरा वो स्टाइल नहीं है सॉल्व करने का कि मैं पहले से क्वेश्चन को देख के आऊँ या डेटा मैप आपके सामने ड्रॉ करूँ। बहुत सारे टीचर ऐसे करते हैं कि डेटा मैप पहले ड्रॉ करके आते हैं, तो वो हम नहीं करेंगे। हम एक रियल लेवल एग्जाम में जैसे सॉल्व करना है वैसे ही हम इसको बनाने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो आखिर तक रुकना है। अगर आपका बन भी जाता है तो मेरा आपको क्लास सुनना है, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी अलग है। मैं पिछले 5 साल से जो है ये MBA CET के डिपार्टमेंट में हूँ, और मैंने बहुत सारे पजल बनाए हैं, और जो एक लेवल है मैंने देखा है पेपर का कैसे आता है क्या आता है करके। तो आपको मेरे से कोई अलग कुछ चीज़ पढ़ा नहीं पाएगा, ठीक है। तो जल्दी से बनाओ, फास्ट बनाओ, टाइम आपके पास बहुत कम है। मैं हर एक क्वेश्चन को 10 मिनट का टाइम दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए, और ये टाइमर आपके सामने ऐसे ही चलता रहेगा। जल्दी बनाओ। आखिर के 4 मिनट बचे हैं आपके। आई होप आपने सॉल्व किया होगा। मैं एंड में आपको इसका सोल्यूशन भी दिखाता हूँ, फिर अगेन हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिनका बना है उनके लिए मैं सोल्यूशन भी दिखा देता हूँ, एंड आपको वेट करना है कि क्वेश्चन कैसे बना है करके, ठीक है। अगर एक भी आपका मिस्टेक हुआ तो वो मिस्टेक ही है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने गलती से किसी पर्सन को यहाँ रखना चाहिए था बट मैंने यहाँ रख दिया, बट मेरा पजल बन गया। ऐसा नहीं होता है, अगर मिस्टेक है तो मिस्टेक है। क्लियर है? 90% बन गया है सर, अब ये 10% बचा है, टाइम के साथ नहीं बन पा रहा है, तो ये चीज़ नहीं चलेगी। आपको बनाना है तो विद इन अ टाइम बनाना ही होगा, ठीक है। जल्दी बनाओ, लास्ट के 3 मिनट आपके पास है। फास्ट, जल्दी बनाओ। आपके पास आखिर के कुछ ही समय बचा है। देखो कहाँ पे क्या चीज़ बैठ सकती है क्या नहीं है करके। मेक इट फास्ट। आई होप आप बना पाओगे, ठीक है।
जल्दी से बनाओ। लास्ट के 2.5 मिनट बचे हैं। लास्ट के 2 मिनट बचे। जल्दी बनाओ, लास्ट के 2 मिनट है। आपका बन जाना चाहिए अभी तक। जितने बच्चे यहाँ पे विद इन द टाइम बनाए, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर हमारा विद इन द टाइम बनाए करके। ठीक है, देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं जिनका क्वेश्चन 10 मिनट्स के अंदर बना है। 10 मिनट एक आइडियल टाइमिंग है, 15-20 मिनट लगना नहीं चाहिए। अगर आप बिगिनर हो तो आपके 15-10 मिनट के अंदर क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। याद रखिए, MBA CET के अंदर आपको पजल को स्किप करोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, इसीलिए पजल आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला ही है। ठीक है, सो इसको मत स्किप करो। क्लियर है? लास्ट का 1 मिनट बचा है। आई होप आपने बनाया होगा। मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ जैसे ही हमारा टाइमर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ताकि आप चेक कर सकते हो कि आपका बना है या नहीं बना है। उसके बाद मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, यानी कि मैं समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ ड्रॉ करके लेकर आया हूँ। बहुत सारे टीचर ऐसे करते हैं कभी कभी कि डेटा मैप जो है वो ड्रॉ करके आते हैं। डेटा मैप ड्रॉ करोगे तो आपको एक्सप्लेन क्या कर पाएंगे वो। तो मैं डेटा मैप ड्रॉ नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली सॉल्व करूँगा। डायरेक्टली सॉल्व मतलब जैसे रियल लेवल होता है, रियल एग्जाम लेवल। रियल एग्जाम में जैसे आप सॉल्व करते हो, क्योंकि रियल एग्जाम के अंदर तो आपके पास तो कोई डेटा मैप होता ही नहीं ना, वो सब कुछ आपको डेटा मैप ड्रॉ करके देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए ये थोड़ा सेशन स्पेशल हो सकता है किसी के लिए। मैं इसका बेसिक भी बताऊंगा कि ऐसे टाइप के सवाल अगर आते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है करके। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। कोई बेसिक क्लास मैंने पजल पे अभी तक तो नहीं ली है, लेने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं डायरेक्टली आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा वेट करिए, देखते क्या होता है अभी। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे था, क्या करना चाहिए था इसके अंदर। एक ओवरऑल में बताता हूँ। देखो, टोटल 10% का अरेंजमेंट था। यहाँ 10 लोग दिए थे आपके सामने, और ये जू को विजिट कर रहे थे डिफरेंट डेट्स के। तो यानी कि डेट कौन सा है, 7th एंड 14th, और कौन सा मंथ, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ जनवरी के अंदर ये 7th एंड 14th ऐसे डेट को विजिट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मार्च। इस प्रकार से आपको अरेंजमेंट दिया गया था। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब आगे क्या दिया है, ये दिया ओनली 1 पर्सन इज गोइंग टू जू ऑन द डेट ऑफ द मंथ, यानी कि 7th जनवरी पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन जाएगा। ऐसा नहीं है वहां पे कि 4-5 लोग जा रहे हैं। क्लियर है? सिर्फ एक पर्सन एक डेट पे जा सकता है। तो ये ओवरऑल था। ठीक है, अब देखते हैं कि ये यहाँ हम सॉल्व करने वाले हैं, इस जगह पे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये आपका सोल्यूशन है। एक बार आप चेक करो, देखो आप में से कितने लोगों का आंसर सही बनाए करके। ठीक है, कितने लोगों का आंसर सही बना है, एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि सर हमारा क्वेश्चन जो है हमने सही बनाया है। तो विद इन द 10 मिनट अगर कोई बना पा रहा है, विद इन द 10 मिनट अगर कोई बना पा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका हम कह सकते हैं कि लेवल काफ़ी अच्छा है। एंड वो ऐसे ही प्रैक्टिस करे और कोशिश करिए कि 10 मिनट से कम समय में वो क्वेश्चन को बना पाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ थोड़ा आपको ध्यान रखना है जो विद इन 10 मिनट बनाते हैं। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इन डिटेल, समझता है क्वेश्चन क्या दिया है क्या नहीं है करके। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो सबसे पहले तो फर्स्ट काम क्या होता है मैं समझा देता हूँ कि एक तो ये वाला जो पजल है ये बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब क्या है, इसके अंदर मंथ, ठीक है, उसके साथ डेट, मंथ डेट, एक टाइमर को हटा दूंगा, अभी जरूरत नहीं है टाइमर की। मंथ डेट को मिक्स करके पजल को बनाया गया है। ठीक है, पजल को बनाया गया है मंथ एंड डेट को मिक्स करके। तो एक आप बेसिक चीज अभी आपको याद क्या रखना है, सब लोग ध्यान देना। बेसिक चीज आप क्या याद रखोगे? बेसिक सिर्फ इतना ही है कि अगर आपको मंथ भी दिया है एंड आपके पास डेट भी दिया है, तो देखो मंथ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे है जनवरी। ठीक है, उसके बाद कौन सा मंथ है, देखो जनवरी के बाद है यहाँ पे जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जनवरी, अप्रैल, मार्च, मई एंड जून। मार्च, जनवरी,
मार्च अप्रैल, सॉरी मार्च अप्रैल, ये है अप्रैल बाद में आएगा, मार्च पहले, मार्च अप्रैल, ठीक है, मई एंड जून, मई एंड ये रहा जून, ठीक है। ऐसे आपको अरेंजमेंट्स को बनाना है, ठीक है। अब ये चीज क्या कह रहा है कि हर मंथ में सिर्फ 2 ही डेट पे जा रहे हैं, या तो 7th पे जाएंगे या तो 14 पे जाएंगे, या तो 7th पे जाएंगे या तो 14 पे, या तो 7th पे या तो 14 पे, या तो 7th पे या तो 14 पे, या तो 7th पे या तो 14 पे। तो अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे अरेंजमेंट्स तो बना लिया, आप अगर देख सकते हो यहाँ पे अरेंजमेंट्स कितने अच्छे से मैंने बनाया है, 7 एंड 14, 7 एंड 14 तो मैंने डायरेक्टली बनाया। अब एक चीज आपको यहाँ पे दूसरा एक और क्या याद रखना है, देखो आपको पता है कौन से ईयर के अंदर कौन से मंथ ऐसा है जो 30 डेज के है। एक तो एक्सेप्शन है, फेब्रुवरी 28 डेज का होता है, एंड उसके अलावा 30 डेज वाले कौन से मंथ है। तो यहाँ पे ना आप हमेशा ऐसा मत करना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इसमें टाइम जाएगा। इसके लिए एक शॉर्टकट समझाता हूँ। शॉर्टकट क्या है, देखो शॉर्टकट बड़ा सिंपल है, अर्जुन से नहीं होगा, ये वर्ड याद रखो, अर्जुन से नहीं होगा, ये याद रखो। देखो अर्जुन मतलब AR यानी कि अप्रैल, जून मतलब JU यानी जून, से मतलब सितंबर, एंड नहीं मतलब नवंबर। ये सिर्फ 4 ही ऐसे मंथ है जिनका 30 डेज आता है, बाकी रिमेनिंग जितने ही मंथ है सभी के सभी 31 डेज के होते हैं। तो जनवरी 31 डेज का होता है, मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, मई भी 31 का होता है, एंड जून 30 का होता है। तो ये याद रखो, अर्जुन से नहीं होगा। इससे क्या समझ में आएगा, हमेशा अर्जुन मतलब अप्रैल जून, से सितंबर यानी नहीं मतलब नवंबर। ये 4 ही ऐसे मंथ है जिनका 30 डेज का मंथ होता है, रिमेनिंग सारे जो है वो 31 डेज के होते हैं। क्लियर है? तो आप कभी भी यही चीज याद रखनी है कि ऐसे टाइम पे हमको क्या करना है, ये वाला आपका डायग्राम ड्रॉ होना बहुत जरूरी है। क्लियर है पॉइंट? ऐसे ही आपको ड्रॉ करके सॉल्व करना है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, देखते हैं आप में से कितने बच्चे इसको समझ पाते हैं। देखो लाइन टू लाइन आपको रीड करना है एंड प्रॉपर तरीके से नोटेशन को आपको नोट डाउन करना है। जैसे मैं नोटेशन नोट डाउन कर रहा हूं वैसे ही करो, या अगर आपकी स्ट्रेटेजी है तो वो भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, पहले तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ये मंथ की स्ट्रेटेजी है उसको हमें ऐसे बनाना पड़ेगा। जनवरी, ठीक है, उसके बाद मार्च है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, बहुत ही छोटा हो गया। जनवरी मार्च, ओके, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे अप्रैल है, ठीक है, उसके बाद मई है, मई के बाद यहाँ पे है जून। तो मैंने ये तो बना लिया क्योंकि यही हमारा अरेंजमेंट होने वाला है, यही जो है हमारा अरेंजमेंट होने वाला है। क्लियर है पॉइंट? क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। अब हर मंथ में 2 डेट पे जो है यहाँ पे लोग जू में एंटर कर रहे हैं, तो मैं यहाँ बना देता हूँ। एक तो 7 है, दूसरा 14, 7 14, आप इसको ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो। अब ये चीज चाहे तो मैं बना के लेकर आ सकता था पहले ही, बट मैंने ये भी नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि हमें रियल लेवल की तरह बनाना है। जैसे एग्जाम्स में आप ऐसे ही तो बनाओगे ना, क्योंकि वहां तो डेटा मैप कोई ड्रॉ करके आपको देने वाला है नहीं, भाई चलो शीट ले लो डेटा मैप ड्रॉ करो। जैसे स्कूल लेवल में होता था कि आपके सामने एक अच्छे से एक आउटलाइन वाला डायग्राम होने वाला, उसके अंदर आपको कलर फिल करने थे। ऐसे तो नहीं होता है, रियल लेवल के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। अब क्वेश्चन में क्या दिया देखो, प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, ओनली 1 पर्सन इज गोइंग टू जू ऑन अ डेट ऑफ मंथ। ठीक है, ये तो बेसिक चीज था। पी इज गोइंग ऑन 14th ऑफ द मंथ विच हैज 30 डेज। मैंने क्या कहा था, देखो 30 डेज वाले मंथ आपको आएंगे। तो 30 डेज वाला कौन सा मंथ है, मैं यहाँ ब्लैक से लिख देता हूँ उसको। एक तो अप्रैल है और उसके बाद जून भी 30 वाला है। ठीक है, ओके, ये 14 है नॉट 13। ठीक है, ये 14 है। क्लियर है पॉइंट? तो ये क्या कह रहा था कि पी इज गोइंग ऑन अ 14th ऑफ मंथ विच हैज 30 डेज। तो P 14th वाले मंथ पे जाने वाला है, डेट 14 डेट पे जा रहा है, बट वो 30 डेज वाले मंथ पे। तो ऐसे 2 ही कंडीशन है। क्या ये बात आप मुझे बता सकते हो कि ऐसे 2 ही कंडीशन है, या तो P यहां पे जाएगा या तो P यहां पे जाएगा? क्या इतनी बात क्लियर होगी सबको? एक बार हाँ या ना बोलो। यही 2 पॉसिबिलिटी आएंगे ना, इसके अलावा P के कोई और पॉसिबिलिटी आने वाले हैं क्या? P के कोई और पॉसिबिलिटी तो नहीं आएंगे। यही 2 पॉसिबिलिटी के साथ कहानी आगे बढ़ने वाली है। क्लियर है? ठीक है, बात सबको समझ में आई? ओके, आगे देखते हैं। अभी आगे क्या दे रहा है, 3 पर्सन आर गोइंग बिटवीन P एंड X। P एंड X के बीच में 3 लोग हैं। ठीक है, तो देखो P एंड X के बीच में हमको 3 लोगों को रखना है। तो अभी तो आप ये केस 1 है। ठीक है, एक बार मुझे देखने दो। ठीक है, मतलब मेरा देखना यही था कि कहीं पे
मेरा जो ये फेस है यहाँ नहीं आ रहा है, फेस यहाँ तक आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो पी एंड एक्स के बीच में 3 लोग हैं, तो एक चीज आप ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 पर्सन बोल रहा है। तो आप एक चीज यहाँ याद रखो, 3 पर्सन मतलब ये 3 डॉट यानी कि 3 पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। ये बेसिक चीज समझा रहा हूं हर एक सवाल के अंदर, 3 पर्सन। अब अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे, ये है केस नंबर 1 एंड ये है केस नंबर 2। अगर आप केस 1 एंड केस 2 को इमेजिन करते हो तो केस 2 थोड़ा सॉल्व करना हमारे लिए ईजी बनेगा। क्यों? देखो समझाता हूं ऐसा क्यों है करके। बेसिकली क्या होता है पता है क्या, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो अभी P को 3 पर्सन छोड़ के हमको x रखना है। तो एक तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे x आएगा, एक ये पॉसिबिलिटी है। एक और पॉसिबिलिटी क्या है, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर भी x आएगा। यानी कि केस 1 के हमारे पास कितने पॉसिबिलिटी बनने वाले हैं? केस 1 के हमारे पास टोटल जो है 2 पॉसिबिलिटी बनने वाले हैं। तो इसीलिए केस 1 को अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके 2 पॉसिबिलिटी आते हैं। तो केस 2 पहले करते हैं। तो केस 2 का एक ही पॉसिबिलिटी बनेगा, पी के नीचे तो एक्स नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली कहाँ आएगा, ये ऊपर ही आएगा। तो एक्स मैं यहाँ रख दूंगा। तो हमने एक्स को तो यहाँ पे रख दिया। अब अगला क्या है वो देखते। ठीक है, नेक्स्ट दिया है एक्स इज गोइंग आफ्टर पी। अब थोड़ा ध्यान से समझना, यहां पर क्या दिया है, एक्स जो है वो पी के बाद में जा रहा है। तो इस वाले केस में अगर आप केस 2 को ऑब्जर्व करोगे तो पी कहां पर है, पी एक्स के नीचे। बट ये क्या बोल रहा है, एक्स इज गोइंग आफ्टर पी, पी के बाद एक्स जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं एक्स को ऊपर की तरफ नहीं ले सकता, तो मुझे एक्स को नीचे ही लेना पड़ेगा। एक्स इज गोइंग आफ्टर पी, तो केस 1 का भी जो मैं ये रखने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे एक्स, ये भी गलत हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक्स को रख नहीं सकता, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही केस बन गया। तो 3 छोड़ के मुझे एक्स ऐसे यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो ये जो हमारा केस 2 था वो केस 2 एलिमिनेट हो गया, इसको सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या दिया देखो, क्यू इज गोइंग ऑन ऑड डेट अ मंथ एंड ओनली। देखो पहले तो लिखो क्यू जो जा रहा है वो ऑड डे पे जा रहा है। ऑड डे मतलब 7th पे जाएगा, क्योंकि 2 ही तो ऑड डे, एक ऑड एक इवन है। 7 एंड 14 में से 7 ऑड आता है। ठीक है, एंड ओनली 2 पर्सन आर गोइंग इन बिटवीन क्यू एंड टी। क्यू एंड टी के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 लोग जा रहे हैं, तो मैंने ऐसे लिख दिया क्यू एंड टी के बीच में 2 लोग हैं। आगे दिया है ओनली 1 पर्सन इज गोइंग बिफोर एस। ओनली 1 पर्सन इज गोइंग बिफोर एस। एस के पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं एस को यहां रख सकता हूं? क्यों? अगर मैंने एस को यहां रख दिया तो इसके पहले सिर्फ एक ही पर्सन जा रहा है ना, वो कौन है, 7th पे जा रहा है। एस को ये जगह फिक्स हो गई मुझे रखने के लिए। ये आपको ये कॉमन सेंस से समझ में आना चाहिए कि क्लियरली बोल रहा है एस के ऊपर सिर्फ एक ही पर्सन जाएगा, तो कंफर्म है एस यहीं पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एस के ऊपर सिर्फ एक ही पर्सन जा रहा है। आगे देखो, बोथ आर एंड बी आर गोइंग इन अ सेम मंथ। ठीक है, आर एंड बी दोनों का मंथ सेम है। आर एंड बी गोइंग इन अ सेम मंथ, तो मैं लिख दिया यहां पे। ठीक है, आगे दिया है बट बोथ ऑफ देम आर गोइंग आफ्टर पी। पी के बाद जाएंगे, बट बोथ ऑफ देम गोइंग आफ्टर पी। पी के बाद जाने वाले, पी के बाद। तो मुझे एक आप सिंपल सा लॉजिक यहां पे बताओ कि पी के बाद ऐसे मुझे आर एंड बी को कहां रखना पड़ेगा ताकि दोनों एक ही मंथ में आ जाने चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ यही एक जगह बचेगी, कौन सी, मे वाली। यहीं पे मैं आर एंड बी को रख सकता हूं। क्लियर है? मैं यहां रख नहीं सकता आर एंड वी को। क्यों? क्योंकि यहां आर को रखूंगा तो वी रखने के लिए जगह नहीं है। तो इसीलिए मेरे पास एक केस क्या बन गया, सिंपल। ये तो बात कंफर्म हो गई, आर एंड वी कहां पर आने वाला है, आर एंड वी मे ही में आएंगे, मे में आएंगे। बट अभी कंफर्म नहीं पता है आर 7th पे आएगा या 14 पे आएगा। फिलहाल के लिए मैंने उसको रख दिया ऐसे ही। ठीक है, आगे हम सॉल्व कर लेंगे, आगे रख देंगे। नेक्स्ट क्या दिया है देखो, आगे दिया है ओनली 1 पर्सन इज गोइंग बिटवीन आर एंड वाई। ठीक है, आर एंड वाई के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन जाने वाला है। ठीक है, ये भी मैंने लिख दिया। आगे दिया है मोर देन 1 पर्सन इज गोइंग बिटवीन टी एंड यू। टी एंड यू के बीच में मोर देन 1 पर्सन जाना चाहिए। टी एंड यू के बीच में मोर देन 1 पर्सन। मोर देन 1 मतलब 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 भी, बट 1 से ज्यादा होना चाहिए। 1 से कम और 1 हमको नहीं चलेगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंजेस कर देता हूँ। अब मुझे आर एंड वी को रखना है। ठीक है, अब मैं फिलहाल के लिए आर को ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, एंड वी को मैं ऐसे रख दूंगा। कोई प्रॉब्लम है मुझे यहाँ पे? कुछ प्रॉब्लम लग रहा है? रख तो सकता हूँ मैं आर एंड वी को। क्लियर है पॉइंट? गलत हुआ तो बाद में मैं आके चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो देखो अब ये क्या बोल रहा है, आर एंड वाई के बीच में हमको ये कह रहा है कि आर एंड वाई के बीच में एक ही पर्सन होना चाहिए। तो देखो अगर मैं आर को यहां रख देता हूं,
तो y आने के चांसेस क्या है, y को मैं यहां भी रख सकता हूं, नहीं तो y को मैं यहां भी रख सकता हूं। तो क्या ये चीज अगेन पॉसिबिलिटी में लेके जा रही है मुझे? तो अब अगर मैं थोड़ा सा स्मार्टनेस यहां पे यूज करता हूं, सपोज स्मार्टनेस क्या यूज करता हूं, देखो अगर मैं मान लेते हैं कि मैं r को यहां रख देता हूं, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, r को मैं यहां रख सकता हूं। अगर मैं r को यहां रखा तो r को एक छोड़ के y रखना है, तो ये ऊपर भी पॉसिबल नहीं है और r को एक छोड़ के y नीचे भी पॉसिबल नहीं है। क्या तुमको लग रहा है कि ये पॉसिबल है करके? क्या आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल है करके? ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो हमारे पास सिर्फ क्या बच गया ऑप्शन, मैं r को ऊपर ही रख दूंगा और v को नीचे रख दूंगा, तो मेरे लिए वो दोबारा से लेने की जरूरत नहीं है, r कंफर्म यहीं पे आ जाएगा। ऑप्शन में साथ जाएंगे नहीं, थोड़ा सा स्मार्टनेस यूज करके हमने क्या किया, पॉसिबिलिटी को हमने थोड़ा चेक किया कि क्या हो सकता है कि ये पॉसिबल है क्या करके, ठीक है। अब r को एक छोड़ के y रखना है, तो अब हम पॉसिबिलिटी लेंगे। देखो अब r को एक छोड़ के y रखना है, तो फिलहाल के लिए मैं y यहां रख देता हूं, जरूरी नहीं है यहीं रखना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप एक काम ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहां समझा देता हूं। देखो आप ये जो जगह खाली है, आप ऐसे एक और पॉसिबिलिटी के साथ भी जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप एक और पॉसिबिलिटी के साथ चले जाओ। अगर आपको लग रहा है कि हमें थोड़ा फास्ट में सॉल्व करना है, तो मैंने अभी y को यहां रखा था, अब y को मैं ऊपर रख देता हूं ऐसे, क्योंकि एक बार नीचे और एक बार हम ऊपर रख के चेक कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको मैंने सॉल्व कर दिया। अब आगे क्या दिया है देखो, अब हमारे पास बचा है t एंड q के बीच में दो लोगों को रखना है, एंड q आपका 7th पे आना चाहिए, q आपका 7th पे आना चाहिए, ठीक है। एंड t एंड q के बीच में कितने लोग होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, 7th पे रखने के लिए क्या क्या ऑप्शन है? एक तो यहाँ q को रख सकता हूँ, फिर मैं यहाँ q को रख सकता हूँ, और मैं q को यहाँ भी रख सकता हूँ। थोड़ा सा स्मार्टनेस यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे q आने के ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। देखो अगर मैं q को 7th पे रख दिया, तो 2 छोड़ के मुझे t रखना है, तो 2 छोड़ के यहाँ पे पॉसिबल नहीं है t, क्योंकि यहाँ पे s है, इसीलिए q के लिए ये जगह गलत हो गई। q को मैं यहाँ नहीं प्लेस कर सकता, ठीक है। अब चेक करो एक और जगह क्या है q रखने के लिए। अगर मैं q को यहाँ रख दिया, तो q को 2 छोड़ के नीचे भी जगह पॉसिबल नहीं है, ऊपर भी पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए क्या हो गया, q के लिए ये जगह भी गलत हो गई। तो सिर्फ और सिर्फ q के लिए क्या बचेगा, q को मैं ऐसे ऊपर रख दूंगा, q को 2 छोड़ के मैं यहाँ t रख देता हूं, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा आसान लग रहा है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। सेम केस आप यहाँ भी देखो, 7th पे अगर मैं q को यहाँ रख देता हूँ इस वाले केस में, तो पॉसिबिलिटी मेरे पास बिल्कुल नहीं है इसको t को प्लेस करने के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ q के लिए एक ही जगह बनेगा, q को यहाँ रख दो, 2 छोड़ के t को आप यहाँ रख सकते हो। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब क्या बोला है देखो, t एंड u के बीच में एक से ज्यादा पर्सन होने चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, ये 2 जगह मेरे पास खाली बची है u रखने के लिए, क्या मैं इन 2 जगह किसी भी जगह पे u को रख सकता हूं क्या? नहीं रख सकता। क्यों? अगर मैंने u को यहां रख दिया, तो t एंड u के बीच में एक से ज्यादा पर्सन कैसे हो जाएंगे, वो तो गलत हो जाएगा। इसीलिए ये केस पूरा गलत हो गया। क्योंकि देखो एक और बार रिपीट करता हूं, मैं क्या समझाना चाहता हूं। देखो यहां पर मैं अगर u को रख दिया, तो t एंड u के बीच में 0 पर्सन हो जाएंगे। अगर मैं u को यहां पे रख दिया, तब भी u एंड t के बीच में 0 पर्सन हो जाएंगे। इसीलिए क्या हो गया, ये वाला केस जो है हमारा गलत हो सकता है। तो इस वाले केस में देखो आप u को यहां आंख बंद करके रख सकते हो। क्यों? क्योंकि t एंड u के बीच में एक से ज्यादा लोग आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गया, ये वाला केस हमारा फर्स्ट गलत हो गया, तो सेकंड जो है यही हमारा सही हो गया। अब एक पर्सन बचा है, वो कौन सा बचा है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि अभी एक पर्सन को हमें फिलहाल के लिए रखना है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, अगर आप चेक करते हो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो देखो QS, क्या यहाँ पे QS दिख रहा है? हाँ बिल्कुल सही है, QS सही है। 7th पे जनवरी पे आ रहा है, 14th पे Q आ रहा है, S तो ये बिल्कुल सही है। पहला मंथ को हमारा बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अब उसके बाद W बचा है, तो यहाँ पे एक W आ जाएगा। तो देखो WTY, देखो WTY ये भी सही है। उसके बाद PRV, क्या है उसके बाद? PRV। उसके बाद क्या है? U एंड X। उसके बाद क्या है? U एंड X। यानी कि क्या हो गया, हमारा बिल्कुल सही बन गया। हमारा जो पजल है वो बिल्कुल सही बना है। क्लियर है पॉइंट? बिल्कुल हमारा क्या बना है, पजल सही बन चुका है। क्या इतनी सी बात सबको समझ में आई? हमने कैसे टाइमर को साथ में ऑन करके एक पजल कितने बढ़िया तरीके से बनाया, और ये एक इजी लेवल था, हम इससे ही स्टार्ट करने वाले। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन मैं रखूंगा, इसीलिए जो भी हमारे बैच के अंदर वीडियोस चल रहे हैं उसको जरूर देखना, ताकि जो है आपके अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन हो जाएगी फॉर MBA CET। क्लियर है पॉइंट? क्या इतनी सी बात सबको समझ में आई? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग।
तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए कि सर ये पजल काफ़ी अच्छा था या नहीं था। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा चाहिए, आप डिटेल डिस्कशन आप नीचे कर सकते हो कमेंट के अंदर। और आपको और मुझे बताइए कौन से टॉपिक के अंदर आपको यहाँ पे मतलब मेरी तरफ से गाइडेंस चाहिए, तो वो टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। और साथ ही ये पजल की सीरीज हम चालू कर रहे हैं और इसके साथ हम MBA CET के एग्जाम तक हम इसको कंटिन्यू भी करने वाले हैं, ठीक है। सो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था इस पजल को देखने के बाद। अगर आप MBA एंट्रांस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए एक ऐसा चैनल होना चाहिए जहां पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तो हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है सेम आपके लिए ऐसा ही काम करने वाला है। तो आपको हम इस व्हाट्सअप चैनल के ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन आता है अबाउट MBA एंट्रांस एग्जाम, कोई भी कॉलेज का फॉर्म हो गया या कोई भी ऐसे एग्जाम्स का फॉर्म होता है, तो सब कुछ विद डेट आपको इस व्हाट्सअप चैनल के ऊपर जो है हम आपको भेजने वाले हैं। तो उसके लिए आप कुछ नहीं करना है, ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो उसके थ्रू। अदरवाइज आप यहाँ स्कैन करिए ताकि आप जो है हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ ही इस व्हाट्सअप चैनल के ऊपर डेली हम आपके लिए क्विजेस लेकर आते हैं। उसके साथ ही जो भी करंट अफेयर्स में न्यूज अभी जो ट्रेंडिंग है वो आपके लिए यूजफुल होता है। अगर आप MBA एग्जाम्स देने के बाद जब आपका एंट्री प्रोसेस होता है फॉर अलग अलग कॉलेजेस के लिए, तो वहां पर आपको वो जो करंट अफेयर की न्यूज़ है तो वो आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। तो न्यूज ऑफ द डे करके हम ऐसा हर दिन क्विज, उसके साथ ही न्यूज हम अपलोड करते रहते हैं व्हाट्सअप चैनल के ऊपर, जहां पर आपको मैसेज आएंगे डायरेक्टली गुरप्रीत सर से। तो आपके लिए व्हाट्सअप चैनल काफी यूजफुल हो सकता है। उसके साथ ही अगर आप कैट, एनमैट एंड स्नैप के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए आप हमारा टेस्ट सीरीज चेकआउट कर सकते हो। उस लर्न फॉर एग्जाम इस वेबसाइट चल जाइए, वहां पर आपको ये सारे टेस्ट सीरीज जो देखने को मिलेंगे। उसके साथ अगर आपको CET एग्जाम्स का कोई भी प्रीवियस पेपर चाहिए, सिलेबस चाहिए, ब्लूप्रिंट चाहिए, स्टडी प्लान चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए या ऐसे कोई लास्ट मिनट क्वेरी अबाउट एग्जाम, तो आप सिंपली हमें इस व्हाट्सअप नंबर एज कर दीजिए। हमारी टीम जो है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। मेक श्योर करिए आप हमारा ऑफिस टाइमिंग में 10 to 6 PM के बीच में आप मैसेज करेंगे और हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। या कोई भी PDF चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ आपको आपके व्हाट्सएप के ऊपर हम भेज दिए जाएंगे। तो जो रिमेनिंग हमारे वीडियोस है जो हम लेकर आ रहे हैं फॉर अदर एग्जाम्स ऑल्सो, आप उसको देख सकते हैं। उसके साथ ही आप हमारा प्लेलिस्ट चेक करिए जिसके अंदर हमने प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाए कौन से एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो सब कुछ आपको वहां फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे ऊपर मिल जाएगा। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड जो बेल आइकॉन है उसको जरूर प्रेस करके रखिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के ऊपर आनी चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस